आज हम लोग इतिहास के चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में बहुत सारी विषय है, जैसे पांडुलिपियां, मुगल दरबार, शाही परिवार, प्रांतीय शासन और धार्मिक सहिष्णुता, इन सब के बारे में है। तो आज हम लोग इसके प्रथम भाग को पढ़ रहे हैं। मुगल शासक जब भारत में आए तो उन्हें लगा कि एक विशाल साम्राज्य के शासन के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया गया है और ये शासन का काम उन्हें जन्म से ही मिला है और वे इसके योग्य भी हैं। तो इस योग्यता के कारण एक सुंदर छवि वे अपने हृदय में बसा लिए थे, लेकिन हर समय उनकी योग्यता सफल नहीं होती थी। कभी कभी उनकी नीतियां असफल भी हो जाती थी। फिर भी भारतीय इतिहास में मुगल कालीन शासन एक महत्वपूर्ण अंश रखता है। तो उन दिनों आज की तरह प्रचार प्रसार का तो कोई रास्ता था नहीं। आज जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, समाचार पत्र हैं, लेकिन उन दिनों तो ये सब था नहीं। तो शासक जो थे अपने शासन के प्रचार और प्रसार के लिए दरबारियों और इतिहासकारों को घटनाओं के क्रमानुसार वर्णन करने का कार्य सौंप देते थे। इसी को इतिवृत्त कहते हैं या इतिहास कहते हैं या क्रॉनिकल्स कहते हैं, यानी तीनों एक ही हैं। आपको अगर पूछा जाए कि इतिवृत्त क्या है तो आप इसको लिख सकते हैं। इन विवरणों में बादशाह की समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया गया है। इसलिए मुगलों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए ये इतिवृत्त अपरिहार्य स्रोत थे। मुगल राज्य की संस्थाओं की तथ्यात्मक सूचना भी इन्हीं इतिवृत्तों से बहुत ज्यादा मिलती थी। ये इतिवृत्त हमें इस बात की भी झलक देती है कि कैसे शाही विचारधाराएं रची तथा प्रचारित की जाती थी। तो ये तो इतिवृत्त क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग इतिवृत्त क्या उद्देश्य क्या था, इतिवृत्त के विषय क्या थे, ये सभी विषयों के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल शासक और उनका साम्राज्य के बारे में। आप देख सकते हैं आपके पुस्तक में 225 पृष्ठ में ये दिया हुआ है, मुगल शासक और उनका साम्राज्य। मुगल शब्द कहाँ से आया? पहली बात तो ये है, ये मंगोल से उत्पन्न हुआ, लेकिन मुगल शासक स्वयं को तैमूरी कहते थे, क्योंकि ये पितृपक्ष तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे और पहला मुगल शासक बाबर वो मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था। वो तुर्की, बाबर जो था वो तुर्की बोलता था, तुर्की से आया था, इसलिए तुर्की उसको अच्छी तरह से आती थी, तो तुर्की वो बोलता था और वो मंगोल को उपहास करता था। उपहास करके मंगोलों को उपहास करके बोलता था, बर्बर कहता था। 16वीं शताब्दी में यूरोपियों ने भारत के इन शासकों को मुगल नाम से ही संबोधित किया। इस तरह से वे तब से मुगल नाम से ही जाने गए। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर था। तो ये प्रश्न आपके पेपर में आता है कि मुगल शासन का संस्थापक कौन था? तो ये जहीरुद्दीन बाबर था।
ये मध्य एशिया के फरगना का रहने वाला था। फिर वहां से उज़्बेकों ने उसे पराजित कर दिया और वो काबुल चला आया और वहां पर उसने अपना शासन स्थापित किया। तो वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसलिए वो सिर्फ काबुल और कंधार तक अपने को सीमित रखना नहीं चाहता था। उसने उसकी नज़र भारत की ओर गई और उसने सेना एकत्रित की और 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद उसने 3 युद्ध किए, तीनों में उसकी जीत हुई। इस तरह उसने अपने राज्य को बढ़ा लिया, लेकिन उसका शासनकाल बहुत दिन तक नहीं चला। वो 1526 में भारत में आया था और 1530 में ही उसकी मृत्यु हो गई। वो तुर्की का रहने वाला था, इसलिए वो तुर्की बोलता था, तुर्की में कविताएं भी लिखता था और उसने अपनी आत्मकथा बाबर नामा, आपकी किताबों में होगा, किताब में होगा संस्मरण। संस्मरण का अर्थ है आत्मकथा। आत्मकथा यानी अपनी बात स्वयं लिखना। तो आत्मकथा का नाम है बाबर नामा। उसने वो बाबर नामा भी तुर्की भाषा में ही लिखा। तो उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं, उसका उत्तराधिकारी था, वो गद्दी पर बैठा। उसका शासनकाल 1530 से 1540 तक रहा। उसके बाद फिर 1555 से 1556 तक रहा। पंद्रह सौ 40 में वो शेरशाह द्वारा पराजित हो गया और भागकर ईरान चला गया। ईरान में उसने लंबी अवधि तक आश्रय लिया, लंबी अवधि तक रहा वो 15 वर्ष तक। और इस 15 वर्ष में उसने बहुत कुछ सीखे और फारसी भी बहुत अच्छी तरह से सीखा उसने। फिर 15 वर्ष बाद उसने सेना को एकत्रित किया और फिर से सूरों पर एक आक्रमण कर दिया और भारत की गद्दी को फिर से अधिकार कर लिया। लेकिन वो सिर्फ 1 साल तक जीवित रहा और उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद जलालुद्दीन अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया। अकबर का शासनकाल मुगल बादशाहों में महानतम माना जाता है। अकबर ने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया, वरन इसे सुदृढ़ और समृद्ध भी बनाया। उसने अपने साम्राज्य को हिंदुकुश पर्वत तक फैला दिया। उसने ईरान के सफावियों और तुरान के उज़्बेकों की विस्तारवादी नीति पर भी रोक लगा दी। विस्तारवादी नीति का अर्थात है कि भारत पर आक्रमण करने की इच्छा, इस पर भी उसने रोक लगा दी। अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा। जहांगीर के शासन काल में चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर था। उसके बाद आता है शाहजहां का शासनकाल। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1657 तक था। उसका शासनकाल स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। उसने लाल किला, ताजमहल जैसे इमारतों का निर्माण किया। ताजमहल हम लोग जानते हैं कि आगरा में है और ये यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर से बनाया हुआ मकबरा है। ये उसने
शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की यादगार में बनवाया था। आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा, दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ताजमहल किसने बनाया, तो आप लोगों को तो मालूम हो ही गया होगा कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया था। शाहजहां के बाद औरंगजेब का नाम आता है। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया। 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुगलों की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। इसके बाद जो मुगल शासक हुए वे बहुत ही कमजोर थे, और इसी समय क्षेत्रीय शासकों ने अपनी शक्ति प्रकट करने लगे और शक्तिशाली वे लोग अपना आधिपत्य भी जताने लगे। 1857 में इस वंश का मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और उसे रंगून भेज दिया। इस तरह से मुगल शासन का अंत हो गया।